हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स को लर्न करेंगे। फंडामेंटल्स आर्ट के वो तरीके हैं जिनके आधार पर किसी भी प्रैक्टिकल वर्क लाइक पेंटिंग को तैयार किया जाता है। विजुअल आर्ट में ये फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फंडामेंटल्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, लिम्स ऑफ आर्ट, सेकेंड है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स। यानी फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स में हम इन तीनों चीज़ों को ग्रेजुअली लर्न करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा लिम्स ऑफ आर्ट्स। लिम्स का मतलब है पार्ट्स, यानी आर्ट के पार्ट्स। ओके, यहाँ पर देखिए 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, इनका दूसरा नाम है 6 लिम्स का षडांग। आपको यहाँ पर शब्द से ही पता चल रहा होगा, इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल रहा होगा। षड का मतलब है 6 और अंग का मतलब है पार्ट। तो यानी इन्हीं 6 पार्ट के आधार पर आपकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो तैयार की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 6 लिम्स होते हैं ये किसी भी आर्ट को तैयार करने के लिए ये उसकी बेस फॉर्म होती है। लाइक ये बहुत ज़रूरी होता है और ये कोई आज से नहीं है, ये बहुत समय पुराने से है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी, इनको तभी से लिया जाता है और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं षडांश के आधार पर ही हमारे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स डे बाय डे हम लर्न करते हैं। तो पुराने समय में जो पेंटिंग्स की जाती थी इन्हीं 6 अंगों के आधार पर की जाती थी। हमारे कुछ ग्रंथ हैं जिनमें इस लिम्स ऑफ आर्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारा एक ग्रंथ है विष्णु धर्मत पुराण। इसमें एक चैप्टर है चित्र सूत्र करके। इस चित्र सूत्र में हम इन षडांग को लर्न करते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि इन्हीं 6 अंगों के आधार पर किसी भी आर्ट वर्क को रेडी किया जा सकता है और आर्टिस्ट के लिए इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इनको लर्न नहीं करेंगे, इनको नहीं समझेंगे तो हम किसी भी पेंटिंग को नहीं तैयार कर सकते, उसको नहीं समझ सकते। भरत मुनि ने भी एक नाट्य शास्त्र लिखा था, उसमें भी इन 6 अंगों का, षडांग का डिस्कशन है। अबिंद्रनाथ टैगोर जो बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट के बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी इसके ऊपर एक ऐसे लिखा था जिसके अंदर उन्होंने इसको समझाया हुआ है। हमारे एक मुनि थे वात्सायन, और उन्होंने भी अपने एक ग्रंथ कामसूत्र में इन षडांग का वर्णन किया है। तो इन्हीं के आधार पर हमारे मेन प्रिंसिपल्स बने थे। उन्होंने एक श्लोक लिखा था जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं, रूप भेदा परमानी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भेद बंधनम इति चित्रम सा साधकम। यानी ये जो हमारे लिम्स ऑफ आर्ट का जो ये इन्होंने श्लोक बनाया हुआ है, तो ये रूप भेद परमाणु पे बनाया हुआ है, यानी इस तरीके से उन्होंने श्लोक फॉर्म में दिया हुआ है। अब इन सब के मीनिंग अलग अलग समझाए हैं। जैसे रूप भेद हो गया, अब रूप भेद का मतलब है सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म। परमानी प्रोपोर्शन हो गया, भाव हमारे इमोशन हो गए। लावण्य योजनम ग्रेसफुल इन कंपोजिशन लाइक ब्यूटीनेस हो गए। सादृश्यम हमारा सिमिलिट्यूड हो गया एंड वर्णिका भंग कलर डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे करके समझाया गया। तो आज हम पहले लर्न करेंगे रूप भेद। देखिए, रूप भेद को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। लाइक रूप भेद होता है जैसे कि हमारी किसी भी सब्जेक्ट को जो हम पेंटिंग बना रहे हैं तो उसकी आउटर ब्यूटी। रूप मीन्स द आउटर फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट की आउटर नॉलेज। हम जब किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें उसकी आउटर फॉर्म पता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें हम जब भी लर्न करते हैं, ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉर्म इज विजुअल एज वेल एज मेंटल। यानी हमें जो भी हम अपनी देखते हैं, जो भी हम देखते हैं वो हमारे माइंड में एक क्रैक करता है कि भाई ये चीज़ है, तो वो चीज़ हमारी होती है रूप भेद। भेद का दूसरा मतलब भी यहाँ पर दिया हुआ है कि मीन्स है डिफरेंस, यानी वो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ये हम कब कर सकते हैं, जब हमें उस चीज़ की नॉलेज हो। तो
आर्टिस्ट जब भी एक पेंटिंग बनाता है तो उसको इस चीज़ की नॉलेज होना, रूप भेद की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर उसको इसकी नॉलेज नहीं है तो वो पेंटिंग नहीं बना सकता है। He has to know the difference between a living and non-living form, a natural and man-made form. उसको पता होना चाहिए क्या चीज़ें लिविंग है और नॉन लिविंग है, कौन सी चीज़ें मैन मेड है, कौन सी नेचुरल है। उसी के आधार पर, यानी जो विजुअली वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चीज़ें वो आंखों से देखता है और उसके दिमाग में ये पता होता है कि भाई ये चीज़ है, उसके आधार पर वो डिसाइड करती है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। उसके बाद वन पेंट्स अ डांसिंग वूमन, ये एक एग्जाम्पल है जिसको आर्टिस्ट ने समझाया। देखिए एक एग्जाम्पल में यहाँ पर एक आर्टिस्ट ने पेंट किया डांसिंग वूमेन को, सेकंड में पेंट किया एक कॉम्बिंग हर ईयर, और तीसरे में आर्टिस्ट ने पेंट किया एक मदर फीडिंग हर बेबी। अब देखिए तीनों में वुमेन का ही जिक्र है, यानी वुमेन को ही दर्शाया गया है तीनों पेंटिंग में। लेकिन वो कह रहा है कि एक आर्टिस्ट को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि एक औरत डांस कर रही है, दूसरी औरत बाल को अपने बालों को कॉम्ब कर रही है, तीसरी औरत अपने बच्चे को फीड करा रही है। तो आर्टिस्ट को पता है, उसके बाद उसको एक्सप्रेशन दिखाने पड़ते हैं, उसको बताना पड़ता है। देखिए कैसे, बट हाउ विल इट बी नोन दैट द डांसिंग वुमन इज अ गर्ल ऑफ अ नोबल फैमिली। वुमेन के साथ वो एक गर्ल है, यानी अर्ली एज दिखाना है, वो नोबल फैमिली से है, अच्छी फैमिली से है, जो प्रैक्टिस कर रही है, डांस कर रही है फॉर एंटरटेनमेंट, और क्या, पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे कॉम्बिंग वूमेन हो गया, वो दुल्हन है, या फिर कोई एक मेड सर्वेंट भी हो सकती है जो प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर गोइंग टू द जॉब, या फिर एक तो औरत है जो अपने बालों को कॉम कर रही है, वो दुल्हन के रूप में हो सकती है, या फिर कोई एक सर्वेंट, एक जॉब है, जॉब करती है जो लेडी, वो अपने बालों को कॉम कर रही है, जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रही है। तो यानी ये आर्टिस्ट को उसके ड्रेस सेंस के थ्रू और उसके एक्सप्रेशन के थ्रू ये सब चीजें हमें बतानी पड़ेंगी, तो उसको नॉलेज होगी, वो तभी अपने पेंटिंग्स में इन सब चीजों को क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। उसको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। एक मदर के फेस पर क्या फीचर्स होते हैं, क्या एक्सप्रेशन होते हैं जब वो अपने बच्चे को फीड कराती है, और एक केयर टेकर होती है, उसके फेस पर क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं जब वो किसी बच्चे की केयर करती है या फिर वो किसी घर में जॉब करती है। तो ये सब चीज़ें आर्टिस्ट को इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। Whenever we see a thing and try to understand it, we should have a डेफिनेट इंटरेस्ट, रुचि फॉर द सेम। ये तभी हो सकता है जब आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों में रुचि हो, अदरवाइज ये सब काम करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वेन एवर अवर इंटरेस्ट coincides with the truth in the picture, we understand its reality। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमारी रुचि नहीं होगी, तब तक हम पिक्चर की ट्रूथनेस को नहीं जान सकेंगे। तो इसके लिए हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब यहाँ पर ये है प्रोपोर्शन, यानी आपको सही सही नॉलेज होनी चाहिए। ये सब चीजें इंसान कहाँ से सीखता है, अपनी नेचर से सीखता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता, तो नेचर से उसने सीखा कितना किसी सब्जेक्ट का, कितना किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट होना चाहिए, कोई चीज कितनी दूर होनी चाहिए, कोई चीज कितनी पास होनी चाहिए, सही अनाटमी की नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर अनाटमी ऑब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी हार्मोनियस डिवीजन इन द मेजरमेंट ऑफ द फॉर्म ड्रॉन इन इट्स रिलेशन टू अदर फिगर। यानी एक आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग बनाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि एक फिगर को छोटा बनाना है तो कितना छोटा बनाना है, एक फिगर को बड़ा बनाना है तो कितना बनाना पड़ता है, तो उसको प्रोपोर्शन की नॉलेज होनी चाहिए। दिस पावर ऑफ प्रमाण इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बींग्स। यानी हमारी नेचर में इन सब का प्रोपोर्शन पूरा पूरा दिया होता है, एक जानवर किस तरीके का होता है, एक मनुष्य किस तरीके का होता है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें लर्न करते हैं। नॉट ओनली इन वी लर्न, हम सिर्फ इतना ही लर्न नहीं करते कि प्रिपोर्शन ही। देखिए यहाँ पर साउंड के बारे में भी बात कही गई है। ए लिटिल रस्लिंग साउंड इन अ जंगल क्रिएटेड बाय लीव्स ऑफ ट्रीज alerts the deer, and his power of Praman starts working immediately and tells him whatever this sound is created by a predator's movement or by some other harmless creature। यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखिए कि जंगल में कोई एक जानवर है, डियर है, उसको पता चल जाता है कि जब ट्रीज हिलते हैं तो उसको पता चलता है, अलर्ट हो जाता है वो कि
जो ये आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये हार्मफुल तो नहीं है, तो उसको ये पता चल जाता है, यानी डिस्टेंस से ही पता चला लेता है वो कि ये किस तरीके की आवाज़ है। ये भी हमारे प्रमाण में ही होता है। हम कोई लैंडस्केप पेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखो लैंडस्केप के लिए भी बात की गई है। लैंडस्केप भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। देखो फोरग्राउंड में जो भी चीज़ें बनेंगी वो डिटेलिंग में बनेंगी, क्योंकि जो चीज़ आगे है वो हमें नेचुरली है वो डिटेलिंग में होगी। मिडल ग्राउंड में थोड़ी और विविडनेस आ जाएगी, बैकग्राउंड में और ज़्यादा विविडनेस आ जाएगी। तो पूरा हार्मोनियस कंपोजिशन क्रिएटेड होता है। तो आर्टिस्ट को इस प्रमाण की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए भाव। ठीक है, अब भाव को समझ लीजिए, यानी आर्टिस्ट को इमोशंस होने चाहिए। अब वो इमोशन उसके पास कैसे आएंगे, उसको इमोशन की समझ कैसे आएगी? इमोशन तभी होंगे जब उसने उस चीज़ को फील किया हो, तभी वो उन एक्सप्रेशन को अपने पेंटिंग में दे सकता है। उसी इमोशन को फील करते हुए ही वो अपनी पेंटिंग में उनको दे सकता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में एक टेक्स्ट है ऑन परफॉर्मिंग आर्ट identifies 9 ras with 9 corresponding bhavas which are as follows. अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें जिसको भरत मुनि ने लिखा था, उसमें इन 9 रसों की बात की गई है जो भाव पर आधारित है। ये भाव है हमारे मन के भाव। श्रृंगार रस हो गया जो लव एट्रैक्टिवनेस फोर्स भाव दर्शाता है। हास्य रस है जो खुशी दर्शाता है। रुद्र है क्रोध को दर्शाता है। करुणा है दया दिखाता है। विभत्स है हमारे को असमंजस में डालता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है। भयानक है डरावना होता है। वीर होता है हमें स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। ठीक है, एनर्जी दिखाता है। अवधूत है अमेजमेंट आश्चर्य की चीजें दिखाता है। शांत है वो हमें शांति दिखाता है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, भाव से। अगर आर्टिस्ट को इन 9 भाव की 9 रसों की नॉलेज है, तभी वो किसी भी एक पेंटिंग को तैयार कर पाएगा। ठीक है, उसको पता होने चाहिए कि अपनी पेंटिंग्स में उसको किस तरीके के भाव प्रेजेंट करने हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर लावण्य योजना। लावण्य योजना में क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा लिम्स है, यानी बहुत बड़ा लिम्स इन द सेंस ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्ट का। इसके अंदर लावण्य योजना किसी भी वस्तु को या किसी भी पेंटिंग को सिर्फ ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर एट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। तभी हम उस पेंटिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, तभी हम उसको देखना पसंद करेंगे। लावण्य योजना इज द प्रिंसिपल that takes care of the right amount of beauty and grace to be added to a painting। यानी पेंटिंग में ये चीजें एडिड होना बहुत जरूरी है। The painting will look dull and uninteresting if beauty or grace is not there। कोई भी इंसान किसी भी पेंटिंग को देखना जब तक पसंद नहीं करेगा, जब तक वो हमें देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जब लावण्य योजना इन हिज 6 लेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि फरमान जो है वो एक फरमान जो है वो मास्टर है, वो इज सेटिंग द बॉय पेंटिंग राइट बाय फोर्स, जो एक पेंटिंग में बिठाया है। लेकिन अगर हम उसकी ब्यूटी को देखें, लावण्य योजना को देखें, तो जैसे एक मदर होती है ना, अपने बच्चे को बहुत प्यार से तैयार करती है, उसके अंदर एक्सप्रेशन फीलिंग्स पैदा करती है, सुंदरता पैदा करती है, सेम इसी तरीके से हम अपनी पेंटिंग्स को रेडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सादेश्यम। सादेश्यम का मतलब होता है हम किसी चीज से अपनी पेंटिंग को रिजेंबल करते हैं, हाँ ये उसके जैसी है। तो उसके किसी पार्ट को भी रिजेंबल कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी वुमेन को ड्रॉ किया और उसके बाद उसमें जैसे हमने वुमेन की आईज बनाई, तो हम उसकी तुलना कर देते हैं कि ये आईज मछली जैसी लग रही है, इसकी आईज शंख जैसी लग रही है। कुछ इस तरीके से कुछ जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम तुलना करते हैं। और अगर आर्टिस्ट को उन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो वो उसको वो रूप नहीं दे पाएगा, और अगर वो उसको वो रूप नहीं दे पाएगा तो वो अपनी पेंटिंग को उस चीज़ के अंदर ऐड नहीं कर पाएगा। तो उसको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन आर्ट वी गेट प्रॉपर similitude only when we make our lines and colors respond to what our mind sees or experience। यानी हम जो भी अपने माइंड से सीखते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तभी तो उसको तुलना कर पाएंगे ना, तभी तो देख पाएंगे, तभी सिमिलिट्यूड कर पाएंगे। नहीं देखा होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, एन आर्टिस्ट मस्ट स्ट्राइव टू अचीव सिमिलिट्यूड इन हिज क्रिएशन। तो पहले जो अभी आपको बताया, यानी हम किसी न किसी चीज से इसको जोड़ते हैं। इन इंडियन लिटरेचर शेप ऑफ आइज इज ऑफन कंपेयर टू फॉर्म्स लाइक फिश, कॉन्च, लोटस पेटल्स एक्सेट्रा।
इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। अब जैसे भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध थे, उनके अंदर 32 लक्षण है। जितने भी उनके स्कल्पचर बने उसमें उनके 32 लक्षण है। लक्षण मतलब उनकी क्वालिटीज है। तो उनको 32 क्वालिटीज को डिपिक्ट किया गया है उनके स्कल्पचर में। अब उसको बनाने के लिए आर्टिस्ट की कलाकारी थी कि उनकी स्माइल को दिखाया हुआ है, ठीक है, उनके चेहरे के हाव भाव दिखाए गए, उनको शांत रूप में दिखाया हुआ है, निर्वाण के रूप में दिखाया हुआ है, यानी उन्होंने संसार को छोड़ दिया। तो ये सब चीजें मनुष्य आर्टिस्ट जब भी पेंट कर सकता है जब वो खुद से अनुभव करेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, तभी वो अपनी इन पेंटिंग्स में इन सब चीजों को डाल पाएगा। उसके बाद देखिए वर्णिका भंग है। ये जो टर्म है वर्णिका भंग, इसमें आर्टिस्ट को कलर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कलर्स उसको पता होने चाहिए, कौन से कलर डलनेस रखते हैं, कौन से कलर्स ब्राइटनेस रखते हैं। तो उसको पता होगा तभी वो अपनी पेंटिंग में ब्राइटनेस और डलनेस दोनों चीज़ों को दे पाएगा। बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ब्राइट पेंटिंग करेंगे तो वो हमारी आंखों को चुभेगी। आर्टिस्ट को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो उस पेंटिंग को हमारे अपनी ओर आकर्षित करे। और उसके साथ साथ कलर्स के थ्रू हम डिटेलिंग भी देते हैं। देखिए जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो फोरग्राउंड में हम डार्क कलर्स को यूज़ करते हैं, और ऐसे ही हम बैकग्राउंड में कुछ डलनेस को यूज़ करते हैं, यानी उसके अंदर वाइट कलर की मात्रा को, क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आर्टिस्ट को इस कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं आगे आपको जब कलर्स के बारे में बताऊंगी तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा चैप्टर है, तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके के 6 लिम्स है या 6 कैनन्स है आर्ट के, और आर्टिस्ट के लिए ये पूरी फ्रीडम है जो इनको सपोर्ट करती है। इसमें आर्टिस्ट सोच सकता है। आर्टिस्ट को काम करने के लिए ये लिमिट्स सिर्फ इन्हीं के अंदर रहकर उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। द चित्र सूत्र ऑफ विष्णु धर्म पुराण mention that the artist needs to experience the mysterious beyond intellect, यानी जो चित्र सूत्र विष्णु धर्म पुराण का ये जो चैप्टर है, तो इसमें मेंशन किया गया है कि आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। तो क्लास लिम्स ऑफ आर्ट हमारे यहीं तक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको समझने के लिए रूपभेद, द नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, प्रमाण, करेक्ट मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शन, भाव, एक्सप्रेशन, एक्शन ऑफ फीलिंग एंड फॉर्म्स, लावण्य योजन, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन और इंफ्यूजन ऑफ ग्रेस और आउटर ब्यूटी, सादृश्यम, सिमिलिट्यूड, रिजेम्बलेंस और actuality. Varnika Bhang, artist manner of using art materials such as brushes, color pencil, artist को इन सब टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपनी पेंटिंग को फ्रेम एंड हैंड ऑन द प्रॉपर कैलिस, उसको यहाँ की सिर्फ इन सब की नॉलेज नहीं, उसको पता होना चाहिए कि उसको माउंटिंग भी कैसे करनी है, उसको किस तरीके का फ्रेम लगाना है अपनी पेंटिंग में, कहाँ उसको इस पेंटिंग को लगाना चाहिए। जब आर्टिस्ट इन सब के आधार पर किसी भी पेंटिंग को बनाता है तो उसकी जो पेंटिंग होती है वो ग्रेटफुल मानी जाती है। तो आर्टिस्ट को ये सब प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स एंड मीनिंग्स ऑफ आर्ट को ध्यान में रखकर ही किसी भी आर्ट वर्क को तैयार करना। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिए हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो मैं धीरे धीरे करके आपको समझा रही हूँ। पॉइंट यानी किसी भी चीज़ को या किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी पेंसिल को पेपर के ऊपर रखते हैं, तो कुछ इस तरीके का पॉइंट। उसके बाद ये पॉइंट कहीं भी जा रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई भी डिज़ाइन पेपर पर या कहीं पर भी जहाँ पर भी हम अपने ड्राइंग को बनाना चाहते हैं वो वहाँ पर उसके बाद ही चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पेंसिल को उस चीज़ से टच करना पड़ता है, यही हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट का क्या मतलब। ए डॉट इज द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट। इट हैज वेरी स्मॉल एग्जिस्टेंस इन स्पेस बट कैन स्टिल एक्ट एज अ फोकस ऑफ अ पीस, यानी बहुत छोटा सा एलिमेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फोकस कराता है कि यहाँ से हमने अपनी ड्राइंग को शुरू करना। दे बिकम मोर एंड मोर emphatic as they start playing a path that eventually forms a line, जिसके आधार पर किसी भी लाइन को बनाया जा सकता है, चाहे वो कर्व हो, चाहे सीधी हो, चाहे हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन को, तो लाइन के बारे में डिस्कस किया गया। देखो लाइन के बारे में बहुत सारी लाइन्स अपने आप में कुछ ना कुछ बोलती है। जैसे कि मैं अगर आपसे यहाँ पर लाइन के बारे में बात करूँ तो हम जब कोई ड्राइंग शुरू करते हैं तो वो किसी न किसी
रूप में लाइन हो सकती है, वो वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, जिग जैग हो सकती है, बहुत सारी लाइंस के थ्रू हम अपनी पेंटिंग्स को बनाते हैं। हर लाइन अपने आप में हमसे कुछ ना कुछ बोलती है। अगर हम कहीं वर्टिकल पोजीशन में खड़ी करते हैं वर्टिकल लाइन को, तो वो स्ट्रेंथ को दिखाती है हमारे, ठीक है, स्ट्रेटनेस को दिखाती है। अगर हम कोई डायगोनल पोजीशन में, तो वो हमारे क्यूरियसिटी को दिखाती है या फिर कंफ्यूजन भी दिखाती है। अगर हम अपनी लाइन को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, तो वो हमें पीसफुलनेस दिखाती है, पीस दिखाती है, शांति दिखाती है। तो ये सब चीज़ें लाइन्स हैं जो हमें इन सब चीज़ों को डिफाइन करती है, ठीक है। वो कहता है कि अगर हम कर्व पोजीशन में लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो रिदम एंड ग्रोथ दिखाती है। ये देखिए, सम इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ लाइन। वर्टिकल शोज हाइट, एस्पिरेशन, डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट, calmness, quietness, peace, balance and permanence, etc. Diagonal movement, excitement, restlessness or agitation, etc. Conical lines, confusion, agitation, stiffness, class, etc. यानी आप किस लाइन को अपनी पेंटिंग में ड्रॉ कर रहे हो, हर लाइन अपने आप में कुछ ना कुछ बोल रही है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आप इसको पढ़ते जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो ये पैनोरामिक नाम की एक बुक है मेरे पास, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए रिदमिक है, रिदम, साउंड, फ्लो, एक्सेट्रा है। उसके बाद ये देखिए, लाइन्स ऑल्सो गिव्स अ साइंटिफिक इफेक्ट। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखो दो रेक्टेंगल बनाए हैं, एक रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा, सेंटर से क्रॉस लेकर, ये भी रेक्टेंगल है, देखो स्क्वायर, दोनों सेम साइज के हैं, दोनों सेम साइज के रेक्टेंगल बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही, तो ये कितना लंबा लग रहा है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल तो ये कितना छोटा दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म एंड शेप, बहुत अच्छा वो है ये फॉर्म एंड शेप। फॉर्म में क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को 2D में ड्रॉ कर, वो सॉरी, फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। शेप का मतलब ये है कि आप 2D फॉर्म में किसी शेप को बना रहे हो, लाइक रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। और फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर्म का मतलब है जैसे आपने स्क्वायर बनाया, लेकिन आप उसको क्यूब में बना रहे हैं, रेक्टेंगल है आप उसको क्यूबॉइड में बना रहे हैं, ट्राइंगल है आप उसको कॉनिकल में बना रहे हैं, सिलेंडर फॉर्म में बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, तो फॉर्म इज द शेप ऑफ वॉल्यूम और मास, यानी फॉर्म आप समझ सकते हो, शेप आप समझ सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो फॉर्म होती है ये 3 डायमेंशनल होती है और शेप 2 डायमेंशनल। इसके लिए सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल भी होती है। वन हाफ इज सेम एज द अदर हाफ। यदि हम इस रेक्टेंगल को हाफ करेंगे, देखो ये रेक्टेंगल को हाफ है, ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर है और मैंने इसको हाफ में जब लाइन खींची सेंटर में, तो ये इधर और इधर दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों चीज़ें बराबर हो गई, दैट्स मीन्स सिमेट्रिकल। और अगर मैं कोई ट्री ड्रॉ कर दूँ, तो वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, बिकॉज जब मैं उसको हाफ करूँगी तो पेड़ इधर से भी बड़ा हो सकता है और इधर से भी, बिकॉज ये नेचुरल फॉर्म होता है, तो एसिमेट्रिकल होता है। तो ये फर्क होता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक वन हाफ इज नॉट इक्वल टू द अदर हाफ, यानी ये इसके बराबर नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्पेस को पढ़िए ध्यान से। तो स्पेस में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कितना स्पेस यूज़ करना है, आपको अपनी पेंटिंग्स को कहाँ पर दिखाना है। जहाँ पर हम काम करते हैं वो पॉजिटिव होता है, जिस एरिया में हम काम नहीं करते उसको नेगेटिव कहते हैं। तो हमें स्पेस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी हम अपनी पेंटिंग्स को एक अच्छी जगह पर स्पेस को सही ढंग से यूज़ करते हैं, तभी हम पेंटिंग को समझा पाएंगे। देखिए, अगर मैं एक इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक कोई बहुत बड़ा सा रूम है, मैं उसके अंदर बहुत छोटा सा फर्नीचर रख दूँगी, तो वो आपकी आइज़ को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेम एज़ अगर आप कोई एक छोटा सा रूम है, उसमें कोई बहुत बड़ा सा फर्नीचर रखते हैं, तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको स्पेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। आपको एस्थेटिक नॉलेज इसके लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पेंटिंग को बनाते हुए पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि
आपको दूर और पास का, आपने कभी रेलवे की पटरी को ध्यान से देखा हो तो देखिए एक जगह ऐसी होती है कि यहाँ पर आकर हमारी आंखें रुक जाती है, वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं क्लियर होता। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये पॉइंट है, फिर यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं पिलर लगाना शुरू करूँ या ट्री खड़ा करना शुरू करूँ, तो यहाँ के हमारी आंखें रुक जाती हैं। तो ये हमारे क्या है, पर्सपेक्टिव। यानी जो हमारे पास की चीज़ें हैं उसमें डिटेलिंग होती है, जो हमसे दूर होती है उसके अंदर उतनी विविडनेस पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या होती है, पर्सपेक्टिव। आर्टिस्ट को इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैनिशिंग पॉइंट, ये पर्सपेक्टिव का ही एक पॉइंट है। जब हमारी आंखों को दिखना बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल शीट पे अच्छे से समझाया जा सकता है कि जब आँखों को दिखना बंद हो जाए तो वो वैनिशिंग पॉइंट होता है। तो मैंने जैसे आपको रेल की पटरी का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर आकर दोनों लाइन पैरेलल लाइन एक-दूसरे के साथ जाते हैं और नीचे आके एक जगह मिल जाते हैं, तो उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। वैनिशिंग पॉइंट में भी हमारा आई लेवल होता है, जब हम सामने से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आई लेवल होती है। एक अपर आई लेवल भी हो सकता है और बॉटम आई लेवल भी हो सकता है। ये इसी के पार्ट है, फोरशॉर्टेंड कोई भी चीज़ किस तरीके से आप व्यू पॉइंट पे रख रहे हो। अब ये देखो, ये गिटार है, इस गिटार को 3D फॉर्म कैसे दिया गया, इसके इसी से ये 3D है। उसके बाद कलर्स, अच्छा काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये कलर्स के लिए। सो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसके बारे में बात करूँगी। तो मैं कलर्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी मेरे लिए, आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कलर्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।